नमस्कार। जनरल साइंस लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। हम बात कर रहे थे एसआई सिस्टम की, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, और उसमें हमने बात की थी कि एसआई सिस्टम में कुल मिलाकर 7 मूल मात्रक माने गए हैं और उनसे संबंधित 7 राशियां, जिनको मूल राशियां कहते हैं, तो ये हम देखते हैं। 7 मूल राशियों में पहली राशि है लंबाई, जिसका मूल मात्रक है मीटर। इसके प्रतीक की हमने बात की थी, स्मॉल एम लेते हैं, और विमा में जब लंबाई को दर्शाते हैं तो इसकी जगह कैपिटल एल लेटर हम लेते हैं। द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक किलोग्राम, स्मॉल केजी से दर्शाते हैं, और जब भी विमा की बात हम करते हैं तो इसके लिए कैपिटल एम संकेत का प्रयोग करते हैं। तीसरी मूल राशि समय, जिसका मात्रक सेकंड, स्मॉल एस से दर्शाते हैं, और विमा में जब हम बात करते हैं तो इसके लिए कैपिटल टी लेटर हम लेते हैं। विद्युत धारा, ये भी मूल राशि है, मूल मात्रक इसका एम्पियर। इसके लिए संकेत को कैपिटल ए से दर्शाते हैं, एम्पियर वैज्ञानिक थे, और जब हम विमा की बात करते हैं तो वहां भी कैपिटल ए इसके लिए लिया जाता है। ताप, परम ताप, जिसका मात्रक केल्विन, और इसके लिए कैपिटल के लिया जाता है दोनों जगह, विमा में भी कैपिटल के। कुछ किताबों में थीटा से भी विमा इसकी दर्शाई जाती है, लेकिन अधिकांशतः हम इसके लिए के लेते हैं, कैपिटल के। अगला है ज्योति तीव्रता, कैंडेला, इसका मात्रक, और इसके लिए संकेत लेते हैं स्मॉल सी डी, और यही संकेत हम विमा के लिए प्रयुक्त करते हैं। और अंतिम मूल राशि है पदार्थ की मात्रा, जिसका मूल मात्रक मोल है, और इसे स्मॉल एम ओ एल से दर्शाते हैं, और विमा में भी मोल ही लिखते हैं, स्मॉल एम ओ एल। तो ये हमारी 7 मूल राशियां और 7 मूल मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रकों को याद कर लीजिए। पहले तीनों तो बिल्कुल आसान है, हमारा सदा इनसे वास्ता रहता है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ये भी हम 12th क्लास में और 10th के स्तर पर भी इतना पढ़ते हैं। ताप, परम ताप, ताप के लिए डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसके लिए केल्विन पैमाना यूज करते हैं, और कैपिटल के इसका संकेत। ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है, ये विशेष रूप से रीट, पटवारी और इन एग्जाम्स के लिए, राजस्थान पुलिस, इनके लिए बहुत उपयोगी होगी। और थोड़ी हायर लेवल के जो एग्जाम है, जैसे स्कूल लेक्चरर है, या साइंस से सेकंड ग्रेड है, इसके अलावा एसीएफ के एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी एक और अलग से सीरीज जनरल फिजिक्स के नाम से लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और शेयर करें अपने साथियों के साथ। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? तो अभी अभी हमने देखा द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है। ताप का मूल मात्रक कौन सा है? केल्विन। और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, बिल्कुल घुमाकर इसमें अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किलोग्राम के संगत मूल राशि कौन सी है? तो द्रव्यमान है। केल्विन के संगत ताप है। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो खगोलीय इकाई, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी, एवरेज औसत दूरी को खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं।
और हम जानते हैं कि ये दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और यदि एग्ज़ैक्ट और वैज्ञानिक पद्धति में इसको हम लिखें तो ये दूरी है 1.496 × 10⁻11 मीटर और किलोमीटर में लगभग सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है। प्रश्न कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसमें वर्ष आया है साथ में तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है, बल्कि समय का नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। और कितनी दूरी इसके बराबर होती है? निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और अगला ही क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो ये दूरी होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर ये प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी। तो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, इसको प्रकाश वर्ष मात्रक में मापा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पार्सेक क्या है? तो ये दूरी को नापने की सबसे बड़ी इकाई है। हम अभी-अभी हमने देखा कि प्रकाश वर्ष भी बहुत बड़ी इकाई है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी और हमें ये लगता है कई बार कि इससे बड़ी भी क्या दूरी का कोई मात्रक होगा, लेकिन इससे बड़ा भी है पार्सेक और 1 पार्सेक में लगभग 3 प्रकाश वर्ष होते हैं। तो ये इससे भी बड़ी राशि है, इससे भी बड़ा मात्रक है दूरी का। तो पार्सेक और प्रकाश वर्ष दोनों किसके मात्रक हैं? दूरी के मात्रक हैं। प्रकाश वर्ष 9.46 10⁻15 मीटर और पार्सेक इससे भी बड़ा होता है, लगभग 3 गुना बड़ा होता है और इसका मान लगभग 3 गुणा 10⁻16 मीटर होता है। तो ये इससे भी ज़्यादा बड़ा मात्रक है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ी इकाई है, यूनिट है। अगला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। अब ये वैसे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये दूरी और विस्थापन में अंतर को यहाँ बताया गया है। देखो, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं और विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? दूरी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चले गए पथ की टोटल लंबाई होती है दूरी, जबकि विस्थापन क्या होता है? प्रथम और अंतिम स्थितियों के बीच की सीधी दूरी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी है उसको कहते हैं विस्थापन। तो यदि पथ वक्र है तो दूरी जो है वो ज़्यादा होगी विस्थापन से और पथ एकदम सीधा है और एक ही दिशा में गति हुई है तो विस्थापन और दूरी बराबर होते हैं। और यहाँ एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि विस्थापन है वो दूरी से कम हो सकता है, दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। विस्थापन के साथ दिशा भी ज़रूरी होती है, दिशा की आवश्यकता हमें होती है। तो और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, जबकि दूरी हमेशा धनात्मक ही होगी। ये विस्थापन और दूरी में अंतर है। विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। विस्थापन सदैव दूरी के बराबर या उससे कम ही होता है। विस्थापन नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और दूरी किसी पथ की कुल लंबाई होती है, 2 बिंदुओं के मध्य वस्तु द्वारा तय की गई पथ की टोटल लंबाई होती है, जबकि विस्थापन है वो प्रथम और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। उसके बाद है अपने पास किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। तो चाल और वेग का कॉन्सेप्ट है और ये बिल्कुल दूरी और विस्थापन से मिलता-जुलता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि इकाई समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है, उसे वस्तु का वेग कहते हैं।
तो चाल और वेग में भी बिल्कुल वही संबंध है जो दूरी और विस्थापन में है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। वेग जो है, यदि एक ही वस्तु का चाल और वेग निकालें हम एक निश्चित समय अंतराल के लिए, तो वेग चाल से कम हो सकता है या चाल के बराबर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। चूँकि वेग सदिश राशि है, तो वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन चाल हमेशा धनात्मक ही होती है। तो चाल और वेग, ये भी दोनों ऐसे मिलते-जुलते कॉन्सेप्ट हैं, जैसा दूरी और विस्थापन में जो संबंध है, वैसा ही चाल और वेग में है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि इकाई समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वेग के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। और वेग चूँकि सदिश राशि है, तो ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन चाल हमेशा पॉजिटिव ही होती है। उसके बाद त्वरण, एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इनके भी मात्रकों की अपन साथ बात कर लें तो दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक समान है, मीटर होता है। चाल और वेग दोनों का मात्रक बिल्कुल समान है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन की दर को बताता है। तो ये कॉन्सेप्ट काफी मिलते-जुलते एक साथ। अगला, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। ध्यान रखें, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों की विमा भी समान होती है, mL2T-2। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के रूप हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय भी हम पढ़ते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। और जूल एक वैज्ञानिक का नाम है, फेमस वैज्ञानिक थे। इसलिए जूल का जो प्रतीक हम लिखते हैं जे, वो कैपिटल जे हम लिखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था। तो प्रकाश वर्ष देखने में वर्ष है, इसके साथ बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ध्यान दीजिएगा, इस पे नोट करिएगा अच्छे से कि प्रकाश वर्ष है वो समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है। इसमें वर्ष आता है इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये दूरी का मात्रक है, न कि समय का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और ये किसके बराबर होता है? निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है प्रकाश वर्ष। कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो ये द्रव्यमान जड़त्व का माप है। जड़त्व क्या है? ये न्यूटन के नियम भी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे। थोड़ा-सा यहाँ भी ध्यान दे लें हम। जड़त्व क्या है? कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अपने आप कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, और जब हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो हमें उसके लिए बल लगाना पड़ता है। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। और जितनी ज़्यादा भारी वस्तु होती है, अर्थात जिसमें जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है वस्तु में, जितना ज़्यादा पदार्थ उसमें होता है, पदार्थ की माप ही द्रव्यमान है। और जितना ज़्यादा द्रव्यमान वस्तु में होता है, उतना ही ज़्यादा उसका जड़त्व होता है, और उतना ही ज़्यादा बल हमें उसे विस्थापित करने में लगाना पड़ता है। तो वस्तु के जड़त्व की माप क्या है? द्रव्यमान है, मास है। पार्सेक किसकी इकाई है? इसकी बात भी हमने थोड़ी देर पहले की थी, प्रकाश वर्ष और पार्सेक। तो पार्सेक भी दूरी की इकाई है, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। और ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी होती है, लगभग 3 गुना बड़ी होती है। और इसका मान लगभग 3 × 10⁻16 मीटर होता है। फिर एक क्वेश्चन है, 2 वेक्टर जिनका मान अलग है, क्या उनका परिणामी शून्य हो सकता है? उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। यदि वेक्टर, दोनों वेक्टर का परिमाण अलग-अलग है, परिमाण यदि समान है, तो वो जुड़ भी सकते हैं, डबल हो जाएगा। वो घटेंगे तो शून्य हो जाएगा। लेकिन दोनों का परिमाण यदि अलग-अलग है, तो उनका परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अपने पास, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये 2 वस्तुएं हैं कोई भी, ए और बी। ए बड़ी वस्तु है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, और बी छोटी वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, और इनके बीच की दूरी
स्मॉल डी है, तो न्यूटन जो अपने समय के और वर्तमान में भी आज तक के फिजिक्स के महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने एक नियम दिया और उन्होंने ये बताया कि किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल सदैव कार्य करता है और वह आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया और ये जो कैपिटल जी है इसको सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, न्यूटन का सार्वत्रिक नियतांक। तो F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। F बल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जी न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका वैल्यू इसकी होती है। कैपिटल M बड़ी वस्तु का द्रव्यमान, स्मॉल m छोटी वस्तु का द्रव्यमान, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल है और नीचे बटे में दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी का वर्ग है, स्क्वायर है। ये जो नियम है इसको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये लागू होता है। जहां भी कोई भी दो पिंड हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं इस बल के द्वारा और जो उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पिंड चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे कितनी भी दूरी पर हों, उनके मध्य ये बल अवश्य लगता है। दूरी जब ज्यादा होती है तो बल बड़ा तेजी से घटता है क्योंकि ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये न्यूटन का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, ये बताया गया है कि सार्वत्रिक से अभिप्राय ये है कि ये सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वे बड़ी हों या छोटी हों, चाहे वे खगोलीय हों या पार्थिव हों, यानी पृथ्वी की जो चाहे पृथ्वी पर अर्थ ऑब्जेक्ट हों या खगोलीय पिंड हों या परमाणु हों या परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हों या क्वार्क्स हों, सब में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जिन दो पिंडों के मध्य लग रहा है उनका द्रव्यमान कितना है और उनके बीच की दूरी कितनी है। तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। उसके बाद है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A बराबर P माइनस यू अपॉन टी। इसके लिए हमें त्वरण की डेफिनेशन में जाना होगा। त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यदि t समय में वेग u से बढ़कर p हो जाता है तो वेग में परिवर्तन हुआ v माइनस यू और समय अंतराल हुआ t, तो वेग में परिवर्तन बटा समय, ये त्वरण हो गया। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ये राशि है द्रव्यमान। वेग और संवेग, तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, P इक्वल टू m इंटू वी। सो P बाई एम बराबर क्या होगा? वेग हो जाएगा और P बाई वी बराबर क्या होगा? द्रव्यमान हो जाएगा। तो संवेग और द्रव्यमान में क्या संबंध है कि संवेग P बराबर m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो P बराबर mv, तो यहाँ से हम जो भी संबंध चाहें वैसे निकाल सकते हैं। P ज्ञात करेंगे तो m इंटू वी, m ज्ञात करेंगे तो P बाई वी और v ज्ञात करेंगे तो P बाई m। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समानता उनमें होती है? शून्य में यानी निर्वात में कोई दो वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उनके लिए क्या समान होगा? उनका त्वरण समान होगा। अब हमने ये शून्य क्यों लिया, निर्वात के बाद क्यों की? क्योंकि निर्वात जब नहीं होता है तो हवा का प्रतिकर्षण बल, वायु का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उत्प्लावन बल कार्य करता है और इसलिए त्वरण समान नहीं रह पाता क्योंकि वस्तु की साइज पे डिपेंड करता है। जो उत्प्लावन बल, वायु का जो प्रतिकर्षण बल जो लगता है, प्रतिरोधी बल जो लगता है, इसलिए ये वस्तु
बड़े साइज की वस्तु पे ज़्यादा लगेगा और छोटे साइज की वस्तु पे कम लगेगा। वो वस्तु की साइज पे डिपेंड करेगा कि साइज कितनी है। तो यदि शून्य लें, हम निर्वात यदि लें जहाँ हवा है ही नहीं, कोई प्रतिरोध है ही नहीं, तो वहाँ समान त्वरण से गिरेंगी वस्तुएं, उनका त्वरण जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 रहा हमारी जनरल साइंस लेक्चर सीरीज का। बहुत जल्दी हम तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स, धन्यवाद।